नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग आज इग्नू नई दिल्ली इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, उनके लिए वर्कशॉप 2 में मतलब कार्यशाला 2 में क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट जमा करना पड़ता है और उसका प्रस्तुतिकरण भी करना पड़ता है। तो जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य मतलब विद्यालयी प्रशिक्षण 2 कर रहे हैं, तो उसी विद्यालय से अपने शिक्षण विषय के आधार पर आप एक्शन रिसर्च बना सकते हैं। अगर आपने शिक्षण विषय मतलब पाठ योजना के लिए जो भी विषय चुना हो, चाहे वो हिंदी हो, सामाजिक शास्त्र हो, विज्ञान हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, जो भी आपका शिक्षण विषय है, उस विषय के आधार पर आप एक्शन रिसर्च बना सकते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक नमूना के तौर पर इस वीडियो में एक्शन रिसर्च कैसे बनाना है और उसकी कार्यपद्धति क्या है और वो कैसे प्रस्तुत करना है, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्शन रिसर्च हमें बनाना पड़ता है, उसके कुल मिलाकर 3 मुख्य भाग है। तो पहले पृष्ठ पर पहला जो मुख्य पृष्ठ होता है, तो मुख्य पृष्ठ किस प्रकार हमें सजाना होता है। तो मुख्य पृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो आप लोग को ये दिखाई दिया है पेज, तो उस पेज के ऊपर की बाजू में हमें क्या करना है, जो विषय हमने चुना है, जो समस्या हमने ली है, तो उस समस्या इसी तरह हमें वो लिखनी है। यानी कि स्कूल के नाम के साथ जो कक्षा में शिक्षार्थियों को जिस विषय में हमें समस्या का हल करना है, तो इसी तरह लिखना है। यानी इस स्क्रीन में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जिला परिषद पूर्ण प्राथमिक विद्यालय कांगवाई नंबर 1 के कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को गणित विषय में छात्रों को त्रिभुज की संरचना करते समय आने वाली समस्या की पहचान और उस पर सुझाव करना। तो ये समस्या हो गई है और ये समस्या के खिलाफ हम जो कार्य कर रहे हैं, वो किस काम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके नीचे उसको बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कार्य है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के बीएड पाठ्यक्रम की प्रतिपुष्टि के लिए अंशतः प्रस्तुत किया हुआ ये प्रतिवेदन है। उसके बाद उसके नीचे अपना परिचय देना है, नाम लिखना है और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसको भी आप मेंशन करना है। उसके बाद उसके नीचे जिस अभ्यास केंद्र से मतलब जिस इंस्टीट्यूट से आप ये संशोधन कार्य कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ डालना है। तो ये रह गई मुख्य पृष्ठ की बात है। तो उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2 की ओर और मुख्य पृष्ठ पर दूसरा उसके नीचे हमें अपने बैच का भी परिचय देना जरूरी है कि कौन से बैच से हम ये काम कर रहे हैं। अभी हम पेज नंबर 2 की ओर जाते हैं। पेज नंबर 2 पर क्या है, तो वहाँ पर एक दाखिला होता है, सेल्फ दाखिला है। मतलब यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया गया जो दाखिला है, उसी तरह इस दाखिले के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत कार्य जो किया है, मैं खुद किया हूँ और ना ही किसी ग्रंथ से या किसी अन्य लेखक से लिखाया नहीं है, और ये मेरे अनुभव के तौर पर ये कार्य किया है। इसका ये दाखला यहाँ पे देना पड़ता है। नीचे साइन करनी है
और अपना एनरोलमेंट नंबर भी लिखना है और तारीख भी डालनी है। उसके बाद पेज नंबर 3 पर दूसरा दाखला होता है। वो दाखला जिस विद्यालय से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य का दाखला होता है कि उसमें ये मेंशन होना मांगता है कि ये जो कार्य किया है अध्यापक ने वो हमारे स्कूल में किया है और उन्होंने स्वयं किया है, ऐसा उसमें मेंशन होना जरूरी है। उनका भी यहाँ पे प्रधानाचार्य का और अध्यापक की मोहर लगाकर उनकी साइन लेना जरूरी है। उसके बाद पेज नंबर 4 रहता है, उसमें ऋण निर्देश आती है। ऋण निर्देश में क्या होना मांगता है कि ये जो संशोधन कार्य है ये कार्य हमें किस काम के लिए करना है और किसने हमें ये कार्य करने के लिए प्रेरणा दी गई है। तो सर्वप्रथम हमारे विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके पाठ्यक्रम की प्रतिपुष्टि के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से आप ये कार्य कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूट में जो भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया है, उनका भी यहाँ पे धन्यवाद उनको देना जरूरी है। उसके बाद आपने ये जो कार्य है ये कार्य जिस विद्यालय से किया है इंटर्नशिप 2 में, तो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य और जिसका भी सहयोग मिला है अन्य अध्यापक का, उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। साथ ही साथ जो स्कूल की एसएमसी होती है, पीटीए होता है और छात्र जो होते हैं उनका भी सहयोग इस काम में होता है, तो उनका भी यहाँ पे उसके साथ अभिभावक का भी धन्यवाद उनको देना जरूरी है। और नीचे साइन करके ये पेज पूरा करना है। और 5वां जो पेज है ये 5वां पेज रहता है हमारे संशोधन कार्य की पूरी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स की जरिए हम आगे संशोधन कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ये जो प्राथमिक विभाग था, ये प्राथमिक विभाग में क्या क्या आना जरूरी है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। मुख्य पृष्ठ और उसका जो पृष्ठ क्रमांक देना है वो रोमन अंक में देना पड़ेगा। मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, दाखिला 1, दाखिला 2, ऋण निर्देश और अनुक्रमणिका, इनको हमें पृष्ठ क्रमांक जो देना है वो रोमन संख्या में देना है। उसके बाद बात रह गई मुख्य विभाग। मुख्य विभाग में क्या क्या आता है, तो संशोधन विषय की पहचान, ये पहला प्रकरण है। दूसरा जो प्रकरण है संदर्भ साहित्य की पहचान। तीसरा जो प्रकरण है संशोधन की कार्य पद्धति। चौथा जो प्रकरण है आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और अर्थ निर्वचन। 5वां जो प्रकरण है सारांश, निष्कर्ष और सुझाव। तो ये मुख्य विभाग रह गया है। और उसके बाद अंतिम विभाग जो होता है वो अंतिम विभाग में हमें इस संशोधन कार्य के लिए क्या क्या संदर्भ ग्रंथ हमने उपयोग में लाए हैं उसका परिचय देना है। शिक्षार्थी की सूची, जिस शिक्षार्थी का इस कार्य में हमने सहयोग लिया है उनकी सूची। उसके बाद पूर्व परीक्षण के लिए और अंतिम परीक्षण के लिए जो भी डेटा हमने यूज़ किया है तो उसका भी यहाँ पे परिचय देना आवश्यक है। तो इसी तरह ये हम संशोधन कार्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हम मुख्य विभाग की जानकारी लेंगे। तो अभी हम चलते हैं संशोधन कार्य का जो मुख्य विभाग है उसका पहला प्रकरण है संशोधन विषय की पहचान। तो संशोधन विषय की पहचान, इसमें हमें कौन कौन से पार्ट है। तो संशोधन विषय की पहचान में हमें 1.1 प्रस्तावना, 1.2 संशोधन की ज़रूरत, 1.3 संशोधन का महत्व, 1.4 समस्या विधान, 1.5 पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा, 1.6 संशोधन के उद्देश्य, 1.7 गृहीतक और परिकल्पना है और 1.8 संशोधन की व्याप्ति और
परिसीमा। तो चलिए हम इस प्रकरण के अत्यंत शॉर्ट में हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो प्रकरण पहला, संशोधन विषय की पहचान। इस में हमें प्रस्तावना में जो संशोधन हम कर रहे हैं उसकी क्यों ज़रूरत है, मतलब इस संशोधन क्या है, उसके शॉर्ट में उसका परिचय देना है। उसके बाद संशोधन की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत में क्यों ज़रूरत है। अभी जो इस संशोधन में हम देख रहे एक नमूना में, तो ये संशोधन कार्य जो हुआ है वो ग्रामीण एरिया में हो चुका है, और ग्रामीण एरिया में शहरी एरिया से ज़्यादा कठिनाइयाँ है बच्चों की परिस्थिति में। तो इसी के कारण इस संशोधक को जो ज़रूरत पड़ी है उसका भी ज़रूरत यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और इस संशोधन का महत्व क्या है, तो इस संशोधन का महत्व इसे अध्यापक को क्या हुआ है, तो इस क्रियात्मक शोध का उपयोग अन्य विद्यालय के शिक्षार्थी के लिए भी होने वाला है। और ये क्रियात्मक शोध जो है, ये जो एक्शन रिसर्च है, वो अन्य विद्यालय के गणित अध्यापक विद्यालय को भी मार्गदर्शित होगा। तो ये इस संशोधन का महत्व है। और समस्या विधान 1.4 में हमें देना है कि यहाँ पे जो आपने जो समस्या चुनी है, समस्या के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं उस समस्या का परिचय भी यहाँ पे देना है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी डालना है। फिर उसके बाद इस समस्या में जो पारिभाषिक शब्द है उस पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं भी देना जरूरी है। तो इस समस्या में जो पारिभाषिक शब्द लिया है जो कि त्रिभुज, तो त्रिभुज की पहचान, मतलब त्रिभुज क्या होता है उसकी परिभाषा जो है यहाँ पे लिखनी है। ये परिभाषा के लिए हमें संदर्भ साहित्य की पहचान होनी जरूरी है। संदर्भ साहित्य हमें पढ़ना भी चाहिए, या फिर विकिपीडिया पे जो पे इंटरनेट पे भी का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है, तो उसके ज़रिए भी आप जो पारिभाषिक शब्द रहते हैं उसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो समस्या है त्रिभुज, वो त्रिभुज की पारिभाषिक जो परिभाषा है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद हम चलते हैं संविधान संशोधन के उद्देश्य की ओर। तो संशोधन के मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि कक्षा 7वीं के शिक्षार्थी को गणित विषय में आने वाली समस्याओं का शोध लेना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद त्रिभुज की संरचना करते समय शिक्षार्थी से होने वाली गलतियाँ को पहचानना, और तीसरा जो उद्देश्य है शिक्षार्थी की गलतियाँ पर सुझाव करना, ये मुख्य उद्देश्य हमारे है। तो इस संशोधन के जरिए हम गृहीतक और परिकल्पना में क्या है, तो गृहीतक होता है शिक्षार्थी त्रिभुज को जानते हैं, यानी कि कक्षा 6 तक, ये संशोधन कक्षा 7वीं के लिए है, तो कक्षा 6 तक इस छात्रों ने त्रिभुज के बारे में जाना है। त्रिभुज किसको कहता है, वो त्रिभुज की आसानी से आकृति भी निकाल सकते हैं। छात्र रेखा और कोण की संरचना करते हैं, जो कि कक्षा 5 और कक्षा 6 में कोणों की संरचना करना, ये क्षमता उनकी पूरी हो चुकी है, तो ये वो जानते हैं, ये गृहीतक है। परिकल्पनाएं क्या होती है, देखो इस संशोधन से अगर छात्रों को त्रिभुज के सभी अंग एक एक करके पढ़ाएंगे तो छात्र आसानी से त्रिभुज समझ सकेंगे। अगर छात्रों द्वारा हर दिन पुनरावर्तन किया जाए तो उनको वह पाठ्यक्रम आसानी से समझ सकेंगे। ये परिकल्पनाएं इस संशोधन की है। और इस संशोधन की व्याप्ति और परिसीमाएं क्या है, तो प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कक्षा 7वीं के गणित विषय तक सीमित है, और यह क्रियात्मक शोध स्कूल का नाम मेंशन करना है, और इसी विद्यालय शैक्षिक वर्ष जो वर्ष में आप काम करें उस वर्ष तक सीमित है, ये मेंशन करना जरूरी है। और इस क्रियात्मक शोध से जो निष्कर्ष, जो अनुमान और सुझाव पाए हैं, तो विषय के अनुसार, कक्षा के अनुसार उसको हमें सीमित करना है। तो इसी तरह इस क्रियात्मक शोध कार्य
उपर्युक्त मुद्दे के आधार पर किए जाने वाले हैं। ये तो संशोधन विषय की जो पहचान है इस पहले प्रकरण में इसका मेंशन होना जरूरी है। एक नमूने के तौर पर यहाँ पे ये मेंशन किया है, आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रकरण रहा दूसरा प्रकरण, उसमें संदर्भ साहित्य की पहचान, मतलब संदर्भ साहित्य जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि संदर्भ साहित्य के लिए हमें बहुत सारा स्रोत अभी उपलब्ध है, नेट पर भी है, और हमारे विद्यालय में जो SCERT के माध्यम से जीवन शिक्षण अंक आता है, शिक्षण संक्रमण भी आता है, तो उसमें भी विशेषज्ञ लोगों के जो कार्य होते हैं उसका भी हम संदर्भ इस कार्य में ले सकते हैं। तो संदर्भ साहित्य की पहचान मतलब ये संदर्भ जो है, ये संदर्भ हम लोगों ने जो समस्या विधान चुना है उस समस्या विधान के लिए आधारभूत होना चाहिए। तो इसमें 2.1 है संबंधित संदर्भ साहित्य का आढ़ावा लेना है, 2.2 है पहले संशोधन का आढ़ावा है, और 2.3 है संशोधन की अलग बातें और उपयुक्तता। इस पहला संशोधन जो आपने संदर्भ के लिया है उसका उसकी बात और अपने संशोधन की बात, इसकी अलग अलग बातें और अपने संशोधन की उपयुक्तता क्या है वो इसमें बतानी है। तो यहाँ पे संदर्भ साहित्य की पहचान में हम पहला जो संशोधन हुआ है उनका यहाँ पे परिचय दिया है, और उनके संशोधन में क्या है तो उन्होंने कक्षा 6 के लिए बच्चों में ज्यामितीय आकृति के कोनों के प्रकार की समझ विकसित करना, उनका मापन सही ढंग से करना, ये समस्याएं थी। तो उस समस्या का संदर्भ इस प्रस्तुत क्रियात्मक शोध में लिया है। तो और उनके उद्देश्य और उनके परिणाम उसकी भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, और उनका संशोधन वो हमारा संशोधन, इसकी जो अलग अलग बातें हैं और उपयुक्तता है उसको भी हमें यहाँ मेंशन करने वाले हैं। तो यह जो प्रस्तुत संशोधन कार्य जहाँ हुआ है वह कोनों के प्रकार सीखना, कोनों की संरचना बनाना और अपने दैनिक जीवन में कोनों के विविध प्रकार समझकर उसका प्रयोग करना, इस उद्देश्य पर संशोधन कार्य कर्ता द्वारा हुआ है। और यह कार्य करते समय त्रिभुज की संरचना करना और आसानी से के साथ कोई भी त्रिभुज निकालकर उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करना आदि पर ध्यान दिया गया, जो बिल्कुल अलग है, मतलब हमारा संशोधन और पहले वाला संशोधन। और इस संशोधन कार्य से हुई कार्य योजना छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा इकाई का पुनरावर्तन होने और संबोध स्पष्ट होने के लिए मदद करता है। स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह संशोधन कार्य काम आ जाएगा। साथ ही साथ इस क्रियात्मक संशोधन कार्य से निकले अनुमान अन्य अध्यापकों को दिशा बोधक में काम आ जाएंगे। तो ये उपयुक्तता यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। आप इसमें भी आप जैसे आपका विषय हो, आपकी समस्या हो, और इसके आधार पर आप इसमें और भी बातें कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रकरण 3 की ओर। तीसरा प्रकरण है संशोधन की कार्य पद्धति। तो संशोधन की कार्य पद्धति हम किस प्रकार हम संशोधन कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य पद्धति का भी पहचान इस प्रस्तुत प्रकरण में होनी है। तो इसमें क्या क्या है तो 3.1 में है संशोधन पद्धति का चयन, 3.2 में है नमूना चयन, 3.3 है आंकड़ों का संकलन संसाधन, 3.4 है आंकड़ों विश्लेषण के संसाधन, और 3.5 है संशोधन की कार्यवाही। तो प्रस्तुत संशोधन जो समस्या हमने चुनी है, हमने जिस कक्षा 7वीं में संशोधन कार्य कर रहे हैं, तो वो संशोधन कार्य किस प्रकार करना है, कौन सी कार्य पद्धति से करना है वो हम देखते हैं। संशोधन कार्य पद्धति का चयन जो 3.1 जो है उसमें हमें जो कार्य पद्धति, मुख्य कार्य पद्धति जो प्रकार है उसका परिचय देना जरूरी है। तो कार्य पद्धति है, सर्वेक्षण पद्धति है, प्रायोगिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है। तो जो प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य जो संशोधनकर्ता कर रहा है उसके लिए प्रायोगिक कार्य पद्धति का उपयोग लाना, ये उसमें चयन किया है। और प्रतिसाधक पर प्रयोग किया जा रहा है। प्रथम पूर्व परीक्षण किया जाता है,
पूर्व परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रतिसाधक पर विविध क्रियाकलाप की योजना बनाई जाती है और कुछ समय के बाद अंतिम परीक्षण किया जाता है। अंतिम परीक्षण से अनुमान लगाया जाता है। बाद में 3.2 है नमूना चयन। नमूना चयन मतलब इस संशोधन कार्य के लिए विद्यालय के कितने छात्रों को हमें सहयोग लेना है उसका इसमें मेंशन करना होता है। आंकड़ों का संकलन संशोधन। अभी आंकड़ा जो हमें इस संशोधन कार्य से संकलन करना है तो क्रियात्मक शोध करते वक्त तो जो साधन है उसमें प्रश्नावली है, मुलाकात है, पड़ताल सारणी है और भी साधन है, लेकिन इस संशोधन के लिए हम प्रश्नावली का उपयोग करने वाले हैं। आंकड़ों विश्लेषण के संशोधन। आंकड़ा जो हमने पाया है मतलब प्रश्नावली से हो या मुलाकात तंत्र से हो या पड़ताल सारणी से हो, तो उस आंकड़ों का विश्लेषण हमें संख्याशास्त्रीय जो परिणाम साधन है, संसाधन है, उसके जरिए हम करेंगे। तो इसमें क्रियात्मक शोध कार्य करते समय संशोधक को आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए स्तंभालेख, पाई आलेख, बारंबारिता बहुभुज आदि संशोधनों का उपयोग किया जाता है। इस संशोधन कार्य के लिए स्तंभालेख का उपयोग किया गया है। अभी संशोधन की कार्यवाही मतलब ये संशोधन कार्य जो है वो कार्य के लिए क्या योजना बनाई है उसका भी परिचय यह कार्यवाही में देना जरूरी है कि कौन से कालावधि में ये कार्य किया है। तो प्रस्तुत संशोधन कार्य के लिए निम्नलिखित योजना बनाई है। आप ये टेबल में देख सकते हैं कि डे वाइज यहाँ पे उस संशोधन कार्य पर काम किया है। इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी भी ले सकते हैं क्योंकि हमें विद्यालय में काम करते वक्त दूसरा भी काम होता है, अन्य विद्यालय के भी काम होते हैं, तो उस काम से हम थोड़ा ज़्यादा समय लेकर विद्यालय के समय का ज़्यादा समय लेकर भी कर सकते हैं या आप पाठ योजना के साथ भी ये कार्य हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कार्यवाही है और उसमें हमें क्या क्या करना है वो हमने लिखा है। तो इसी के साथ ये प्रकरण तीसरा जो है ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं प्रकरण 4 की ओर। प्रकरण 4 है आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और अर्थ निर्वचन। मतलब जो भी आंकड़ा हमने प्रश्नावली या मुलाकात या पड़ताल सारणी से लिया है, उसका संकलन किया है, उसका विश्लेषण और अर्थ निर्वचन कैसा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 4.1 है आंकड़ों का संकलन प्रस्तुतिकरण और 4.2 है अर्थ निर्वचन। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रकरण 4 आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और अर्थ निर्वचन। अभी ये पूर्व परीक्षण के लिए जो प्रश्नावली हमने उपयोग में लाई है, उस प्रश्नावली से क्या क्या परिणाम छात्रों में दिखाई दिया है उसका यहाँ पे सारणी बनाया है और इस सारणी से हमने उसका जो विश्लेषण है वो स्तंभालेख के माध्यम से किया है और इसका जो विश्लेषण है वो नीचे यहाँ पे दिया है कि जो विषय पर हम संशोधन कार्य कर रहे त्रिभुज की रचना, तो इसमें कुल मिलाकर 5 त्रिभुज की रचना के लिए दिया है और संरचना 1 में कितने विद्यार्थियों का प्रतिशत कैसा है उसका परसेंटेज में यहाँ पे दिया है विश्लेषण। उसके बाद हम चलते हैं अंतिम परीक्षण, जो कि ये पूर्व परीक्षण के बाद बीच में हम कुछ दिनों का पुनरावर्तन करेंगे या कुछ एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी के बाद हमें क्या परिणाम दिखाई दिया है उसका जो आंकलन है, उसका जो संकलन है वो हम दूसरा परीक्षण करेंगे। तो अंतिम परीक्षण के लिए कुछ दिनों के बाद हम अंतिम परीक्षण करने वाले हैं और अंतिम परीक्षण से हमें जो आंकड़ा हमें मिला है उसका भी ऐसा इस तरह से विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के बाद यहाँ पे परसेंटेज में क्या परसेंटेज जो है वो बढ़ गई है या नहीं है उसका भी विश्लेषण ये आलेख से करेंगे। उसके बाद अर्थ निर्वचन क्या है, तो दोनों
जो परीक्षण किया, पूर्व परीक्षण और अंतिम परीक्षण, उस अंतिम परीक्षण की तुलनात्मक सारणी यहाँ बनाएंगे। और तुलनात्मक सारणी का यहाँ पे जो आप लोगों को जो जोड़ स्तंभालेख दिखाई दिया जा रहा है, उस जोड़ स्तंभालेख से हमें पता चलता है कि जो भाई यहाँ पे ब्लू जो स्तंभालेख है और रेड स्तंभालेख है, तो पहले पूर्व परीक्षण में जो ब्लू स्तंभालेख है वो अंतिम परीक्षण में थोड़ा उसमें इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ गया है, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके परिणाम है वो कितना प्रतिशत पहले थे और कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं, उसका भी यहाँ पे विश्लेषण करना जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं प्रकरण 5वें की ओर। 5वां प्रकरण जो है यह इस विभाग का अंतिम प्रकरण है, सारांश, निष्कर्ष और सुझाव। तो इस प्रकरण से हमने क्या कार्य पद्धति का चयन करने के बाद जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है उसका जो हमने विश्लेषण किया है, तो विश्लेषण के बाद हम क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं और उसका सारांश क्या है। तो सारांश में हम जो भी काम किया है उसका शॉर्ट में उसका परिचय देंगे। और उसके बाद हम चलते हैं निष्कर्ष की ओर। और निष्कर्ष में हमें क्या निष्कर्ष हमने पाए हैं, तो छात्र आसानी से ज्यामितीय संसाधन पहचानने लगे और उनके उपयोग बताने लगे। दूसरा है छात्र ज्यामितीय संसाधन का उपयोग करके त्रिभुज की रचना करने लगे। तीसरा है छात्र में ज्यामिति के बारे में रुचि पैदा हो गई है। यानी कि जो हमने उद्देश्य जो लिए थे, उद्देश्य जो निश्चित किए थे, उस उद्देश्यों की ओर हमारी ये निष्कर्ष होने जरूरी है। उसके बाद इस संशोधन से हमें क्या बच्चों को सुझाव करना है, तो और अध्यापकों के लिए भी ये मार्गदर्शक होंगे सुझाव। तो संरचना सिखाने के पहले ज्यामिति संशोधन का परिचय करवाना चाहिए। जो ज्यामिति का बॉक्स होता है उसमें जो अलग अलग टूल्स है उसका उपयोग कैसा करना है, उसका भी परिचय करना आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान का उपयोग शिक्षण अधिगम में करना चाहिए। मतलब हम अभी पीपीटी का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी ढेर सारे वीडियो होते हैं त्रिभुज की संरचना या अन्य भी गणितीय के। तो छात्र अभी आसानी से मोबाइल भी उपयोग करते हैं। तो कक्षा अनुकक्षा में भी हम जब भी फ्री हो तभी छात्रों को हम उसका पुनरावर्तन के लिए देखने के लिए कह सकते हैं कि भाई यूट्यूब पर आप जाके या तो कोई नेट पर जाके आप इसके बारे में देख सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं या पीपीटी देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पुनरावर्तन पर बल देना जरूरी है। चौथा जो है सुझाव, यूट्यूब पर उपलब्धि गणितीय वीडियो का छात्रों को दिखानी चाहिए। इस संशोधन के जरिए संशोधक ने क्या किया है, तो संशोधक ने जो ये संशोधन कार्य किया है वो कार्य करने का जो समय था वो कोविड-19 का लॉकडाउन था। उसी समय बच्चों को आसानी के साथ ऑनलाइन का सहारा भी लिया था इस कार्य के लिए। तो क्या किया, जो संरचना बनाई है उसके अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाए थे और वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए थे। उसकी लिंक छात्रों के मोबाइल में दी थी। और जिस बच्चों को कोई भी मोबाइल की नेटवर्क नहीं है उस बच्चे के अभिभावक के मोबाइल में ये जो वीडियो बनाए थे वो वीडियो डाल के भी दिए थे कि जो कि छात्र वो उस कंटेंट से विभक्त नहीं होना चाहिए, वो कंटेंट वो देख सकेंगे और आसानी से घर में भी बैठकर वह पुनरावर्तन करेंगे। तो ये सुझाव किए हैं। उसके बाद ये अंतिम विभाग जो होता है संदर्भ ग्रंथ सारणी की, ये कार्य करते वक्त संशोधनकर्ता ने कौन कौन से संदर्भ सारणी का उपयोग इस संशोधन कार्य में किया है उसकी भी यहाँ पे
पहचान मतलब मेंशन करना जरूरी है। जो संशोधन कार्य के लिए अन्य लेखकों के जो किताबें हैं वो पढ़ी है, उसका परिचय इसमें दिया गया है। उसके बाद प्रतिसादक की सारणी है कि जो छात्र का सहयोग इसमें लिया है उस छात्र की सूची यहाँ पर बनानी है और उसको देनी है। उसके बाद पूर्व परीक्षण में हमने क्या किया है, पूर्व परीक्षण कैसा किया है, यानी कि अगर हमने प्रश्नावली ली है तो प्रश्नावली का परिचय यहाँ पे देना जरूरी है। उसके बाद अंतिम परीक्षण क्या किया है, यानी कि पूर्व परीक्षण के आधार पर ही अंतिम परीक्षण होना चाहिए। तो अंतिम परीक्षण में हमने क्या किया है उसका भी यहाँ पे परिचय दिया है। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो भी जानकारी ली है, तो संशोधन कार्य, क्रियात्मक शोध कार्य कैसे करना है, एक्शन रिसर्च हमें बीएड पाठ्यक्रम पूरा करते समय इग्नू के लिए वर्कशॉप 2 में और इंटर्नशिप कार्य 2 में कैसा करना है, यहाँ पर हमने ये जानकारी ली है। अभी ये हम कंप्यूटर पे इसका टाइपिंग करेंगे तो उसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो टाइपिंग करते समय जो हमें मार्जिन लेनी है, तो मार्जिन ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर, दाहिने बाजू 1 सेंटीमीटर और बाएं बाजू 2 सेंटीमीटर रखनी है, क्योंकि हमें स्पाइरल या बाइंडिंग या अन्य बाइंडिंग करनी है तो थोड़ी जगह होनी ज़रूरी है। उसके बाद जो हम फॉन्ट साइज यूज़ करने वाले हैं, तो जो मुख्य प्रकरण के नाम हैं उसके लिए 18 और बोल्ड का फॉन्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो उपमुद्दा है उसमें जो हमने 1.1, 3.2 ऐसा देखा है, वो जो मुद्दा है उस मुद्दे के लिए हम 16 का फॉन्ट लेंगे और जो अंदर जो भी विश्लेषण, जो भी प्रतिवेदन हम विवेचन करने वाले हैं उसके लिए 14, और ये बोल्ड नहीं करना चाहिए। जो मुख्य मुद्दे और उपमुद्दे उसको बोल्ड करने हैं और विवेचन के लिए हमें बोल्ड करना नहीं है। तो इसी तरह हमें ये क्रियात्मक शोध बनाने हैं और हमें यूनिवर्सिटी को उसका जो प्रतिवेदन है वो जमा करने हैं। तो सबको मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपने अंतिम तक यहाँ पे आपने देखा है। तो आपको मैं एक सबको धन्यवाद देता हूँ और इस कार्य के लिए आप सभी को शुभेच्छा भी यहाँ पे देता हूँ, और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ ऐसा भी यहाँ पे कहता हूँ। धन्यवाद।